We are going to start a new chapter of civics which is federalism. So federalism होता क्या है और इंडिया की फेडरलिज्म कैसी है और कैसी है. ओके, सो व्हाट इज़ एक्चुअली फेडरलिज्म. फेडरलिज्म मतलब होता है कि हम जो पावर्स हैं किसी भी गवर्नमेंट के पास उसे डिवाइड करके अलग अलग पावर्स को अलग अलग हाथों में दे दें ताकि पूरा कंट्री यूनाइटेड रह सके, है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब बात करते हैं पावर शेयरिंग की, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा कि बेल्जियम ने पावर को शेयर किया, है ना. बेल्जियम ने पावर को स्टेट्स के बीच में शेयर किया, तो उसकी वजह से बेल्जियम में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो हट गई. लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया. श्रीलंका ने अपने जो रिस्पेक्टिव मेंबर्स थे कम्युनिटी के उनको ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मेजॉरिटी को देखा. वहाँ मेजॉरिटेनियन काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फसाद हुई, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई. आज भी न्यूज़ में हम देखते हैं कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भगा दिया गया, है ना, उनको ज़बरदस्ती रिज़ाइन करने को कहा गया. सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट श्रीलंकन्स हैव टू फेस बिकॉज ऑफ द because of not having the power sharing facility. So federalism is a kind of government where powers are divided, not shared, it is divided among the center or the central authority of the whole country and the constituents, यानी कि वो कंट्री जितने हिस्सों में डिवाइडेड है उनके बीच में भी पावर्स का डिवीज़न हो जाता है. अब डिवीज़न का मतलब ये है कि ये पावर्स बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं है कि पावर्स डिवाइड कर दिए तो पहले जो सेंटर है उसके पास जाएगा कोई भी मसला, फिर उसके बाद वो सॉल्व होगा और फिर वो स्टेट पे जाएगा और फिर वो सॉल्व होगा और फिर वो निकलेगा, या पहले स्टेट में जाएगा फिर सेंटर पे जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. फेडरल मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग को बांट दो, यानी कि जो स्टेट है उनको ये काम दे दो कि तुम्हें ये काम करना है, जो सेंटर है उसे ये दे दो कि तुम्हें ये काम करना है, और वो इन पावर्स को इंडिपेंडेंटली इंजॉय करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि सेंटर रोकेगा कि नहीं स्टेट ऐसा नहीं कर सकता, या स्टेट रोकेगा कि सेंटर ऐसा नहीं कर सकता है. हाँ, कुछ मामलों में स्टेट को सेंटर की सुननी पड़ती है क्योंकि वो मामले सेंटर के अंदर आते हैं, है ना. लेकिन अगर वो मामले सेंटर के अंदर नहीं आ रहे तो वो स्टेट को ही संभालना होगा, वो सेंटर से रिलेशन नहीं होगा. तो यानी कि ये जो पावर जो शेयर हो रही है वो इंडिपेंडेंट शेयरिंग है, इंडिपेंडेंट शेयरिंग ना. इसके जस्ट ऑपोजिट एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, हम जिसे कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यूनिट मतलब क्या होता है, एक होता है. तो वही वाली यूनिटरी है कि अगर कोई कंट्री है और उस कंट्री का जो हेड है वो सेंटर है, सेंटर इज़ द हेड और सेंटर ही पूरे कंट्री पे रूल कर रहा है, या फिर उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके सबऑर्डिनेट हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंटर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पहले सबऑर्डिनेट से पूछना, सेंटर से पूछना पड़ेगा और तब जाके वो कुछ फैसला ले सकते हैं. तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि फेडरलिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट होता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ इंडिया. इंडिया क्या है. क्या इंडिया एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या इंडिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या इंडिया एक यूनिटरी को ही हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सो एक सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म या फिर यूनियन. ओके, सो इसके बारे में हम आगे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अच्छे से फेडरलिज्म को समझते हैं, फिर हम इंडिया के अंदर की फेडरलिज्म को समझेंगे. सो फेडरलिज्म के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, है ना. हमने यूनिटरी में और फेडरलिज्म में डिफरेंस देख लिया. अब हम देखेंगे फेडरलिज्म के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं. तो सबसे पहला फीचर जो होता है वो ये होता है कि फेडरलिज्म में 2 और मोर टियर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. टियर्स यानी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे कोई भी लेवल दूसरे से कनेक्टेड ना हो. ओके, सो देयर आर 2 और मोर टियर्स ऑफ गवर्नमेंट.
Now the different tiers of government have their own jurisdiction. Jurisdiction का मतलब होता है या तो कोई एरिया जहाँ पे कोई गवर्नमेंट काम कर रही है, या जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कोई सब्जेक्ट यानी कोई टॉपिक जिस पे वो गवर्नमेंट काम कर रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने पुलिस का काम स्टेट गवर्नमेंट को संभाल दिया कि हाँ मतलब सौंप दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को पुलिस का काम करना है, तो पुलिस का सारा जितना भी फोर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है. तो हम कह सकते हैं द पुलिस इज़ द अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, या हम कह सकते हैं द स्टेट इज़ अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वो जियोग्राफिकल है. तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव ओन jurisdiction. And what is the jurisdiction? It is either a geographical area कोई geography होगी, और it is a subject or a topic on which the kind of government works, है ना. Now the third feature of the government is that the jurisdiction of the levels of government are specified in the constitution. Constitution में already लिखा हुआ है, Constitution में already लिखा हुआ है कि कौन से टीयर ऑफ गवर्नमेंट को कौन सा jurisdiction देना है. क्यों? क्योंकि आगे जाके फिर उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ना. नहीं, सेंट्रल बोलेगा नहीं ये तो मेरे अंदर है, स्टेट बोलेगा मेरे अंदर है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिख दिया जाता है कि ये इसके अंदर, नो झगड़ा, है ना. सो दिस वाज द थर्ड फीचर ऑफ सच काइंड ऑफ गवर्नमेंट. नाउ द फोर्थ फीचर इज दैट द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनी वन गवर्नमेंट फॉर्म, है ना. मान लिया कि यूनियन यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका मन किया कि नहीं आज तो स्टेट गवर्नमेंट को ये काम नहीं करना है, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन में से वो रब कर दिया, चेंज कर दिया. ऐसा नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इट कैन नॉट बी. ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है. हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन मतलब कि फर्स्ट से रिलेटेड है कि 2 or more tiers of government have their own jurisdiction and this jurisdiction has been written in the constitution, जो कि चेंज नहीं किया जा सकता. इट कैन नॉट बी changed just like that. It cannot be changed unilaterally by any one form of the government. इसमें दोनों गवर्नमेंट की as well as the parliament की and different things की इसमें एग्रीमेंट होनी चाहिए कि वो चेंज होगा तब जाके वो चेंज होगा. इतनी आसानी से चेंज नहीं हो सकता. देन वी हैव द 1 2 3 4 5 फिफ्थ पार्ट विच इज़ दैट द कोर्ट्स हैव द पावर कि अगर सेंटर और स्टेट में कभी गलती से, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन तो इंसान ने बनाया ना, तो गलती तो हो भी सकती है उसमें. हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए जिसमें न सेंटर को समझ में आए ये हमारे अंदर है कि नहीं, स्टेट को ना समझ में आए हमारे अंदर है कि नहीं, तो उनके बीच में एक झगड़ा हो जाए कि व्हाट डू वी डू नाउ. तो कोर्ट्स को ऐसे मामलों में इंटरप्ट करने की इजाज़त है, परमिशन है कि कोर्ट्स कैन इंटरप्ट. ऐसे मामलों में कोर्ट जो है जहाँ पे पावर्स हैं और हम नहीं जानते कि क्या करें और अचानक से कोई डिस्प्यूट हो जाए कि नहीं समझ में आ रहा है पावर किसके हाथ में है, तो कोर्ट जो है वो अंपायर की तरह, जिस तरीके से क्रिकेट में अंपायर होता है उस तरीके से कोर्ट में जो है कोर्ट विल एक्ट एज एन अंपायर, और वो जो है बताएगी कि अच्छा ओके दिस पावर विल गो हेयर एंड दिस पावर विल गो हेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो ये है कि सिंस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, लाइक स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और कर रही है, जो गांव में शहरों में जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ और काम कर रही है, उनकी डिफरेंट सैलरीज होंगी. तो ये जो सैलरीज हैं जिसे हम रेवेन्यू भी कह सकते हैं, ये रेवेन्यू हर लेवल के लिए ऑलरेडी स्पेसिफाइड होती है. ये भी फेडरलिज्म का एक हिस्सा है कि हर टीयर ऑफ गवर्नमेंट का ऑलरेडी रेवेन्यू स्पेसिफाइड है, ताकि कोई इसमें डिस्प्यूट ना कर सके कि उसे क्यों ज़्यादा उसे क्यों कम. इट इज़ स्पेसिफाइड मीन्स इट इज़ स्पेसिफाइड. ओके, एंड द लास्ट thing which comes under federalism is that it has a dual objective. यानी इन सब मामलों का जो काइंड ऑफ रिजल्ट है वो दो है, डुअल ऑब्जेक्टिव है.
क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला है टू सेफ गार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी, है ना, यूनिटी को यानी एकता को सेफ रखना, एकता को प्रमोट करना। और दूसरी चीज़ है कि जो डाइवर्सिटी है उसे कोप करना, डाइवर्सिटी को कोप अप करना। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी अगर यूनिटी बनाए रखना है तो फेडरलिज्म उसमें बहुत हेल्प करती है। जैसे बेल्जियम में हमने देखा थोड़ी सी डिफरेंसेस थी लेकिन डाइवर्सिटी थी, तो फेडरलिज्म ने यूनिटी को प्रमोट किया और डिफरेंट डाइवर्सिटी को, किसी को भी ये फील नहीं होने दिया कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, डाइवर्सिटी ज़्यादा थी लेकिन मेजॉरिटी को साथ दिया गया, वहाँ पे फेडरलिज्म नहीं था, तो वहाँ का जो कंडीशन था वो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया ना। फेडरलिज्म कैसी होगी, है ना, फेडरलिज्म की डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लेकिन किसी भी देश में फेडरलिज्म कैसी होगी ये डिसाइड करती है उसकी हिस्ट्री, कि उस कंट्री की हिस्ट्री कैसी थी, है ना। कंट्रीज़ की डिफरेंट हिस्ट्रीज हो सकती हैं, तो अलग अलग हिस्ट्री के बेसिस पर दो तरह के फेडरलिज्म बन सकते हैं। Okay, the first one is the coming together federalism. Coming together. And the second one is the holding together federalism. Holding together. यानी बात समझ में आ रही है? यहाँ ये अलग 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 थे, वो मिल के आ गए और बोले कि हमें एक कर लो। यहाँ होल्डिंग टुगेदर में है मतलब अलग 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 थे, जो सेंटर था उसने बोला आप सबको हम जोड़ ले रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है ना, जो कंट्रीज़ होती हैं कमिंग टुगेदर में कंट्रीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट कंट्री होती ही नहीं है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, छोटे छोटे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स होंगे। अब वो स्टेट्स जो हैं वो एक साथ मिल के बोलेंगे कि हाँ चलो हम ये स्टेट हम मिल के एक कंट्री बना ले रहे हैं, तो हम एक साथ आ रहे हैं। ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? कमिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि कहाँ है? यूएसए में है। यूएसए के जितने भी कंट्रीज़ हैं ना वो अलग अलग थे, वो एक साथ आके यूएसए बनाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। एंड देन वी हैव अनदर कंट्री विच इज़ स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा कंट्री है। एंड देन वी हैव ऑस्ट्रिया। दीज आर सम एग्जाम्पल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर एंड विच इज़ नॉट। और यूएसए होगा, स्विट्ज़रलैंड होगा, ऑस्ट्रिया नहीं होगा, इंडिया होगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल तीनों के तीनों और किस में है, कमिंग टुगेदर में है या होल्डिंग टुगेदर में, ये याद रखना ज़रूरी है ना। सो इनकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि ये एक साथ आए हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ द होल्डिंग टुगेदर, यानी कि जो सेंटर थी उसने डिफरेंट स्टेट्स को पकड़ के रखी। अब पकड़ने के लिए देखो डिफरेंस ये है कि ये खुद आ रहे हैं तो ये स्टेट की बात मानेंगे, हम किसी के पास खुद जाएंगे तो हम जिसके पास जा रहे हैं उसकी बात मानेंगे, पर ये पकड़े हुए हैं, इसका मतलब जो पकड़ रहा है वो बोलेगा नहीं हम तुम्हारी बात मान लेंगे, चलो तुम्हारी बात भी मान लेंगे, है ना। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेडरेशन। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको सेंटर की बात माननी पड़ेगी, यहाँ पे सेंटर को कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात माननी पड़ेगी। ओके, सो होल्डिंग टुगेदर के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? होल्डिंग टुगेदर के एग्जाम्पल्स में इंडिया आता है, then we have Spain, and then we have Belgium. बेल्जियम में भी वो अलग अलग पार्ट्स थे, सेंटर ने बोला हम आपको होल्ड करना चाहते हैं इसलिए सेंटर ने पावर्स दी, तो इसको भी होल्डिंग टुगेदर मिलेंगे। ओके, नाउ वी विल कम टू द पार्ट विच इज़ इंडिया का फेडरेशन, यानी कि हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया की हिस्ट्री कैसी रही है जिसने उसके फेडरेशन को शेप अप किया है ना। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रूल किया तो हमने उनसे एंड डिफरेंट कंट्रीज़ जो इंडिया से पहले इंडिपेंडेंस ला चुके थे और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, हमने उनसे काइंड ऑफ प्रेरणा ली, है ना, हमने उनसे सीखा और हमने इंडिया के फेडरेशन को शेप किया। सो दिस इज़ फेडरेशन।
ओके, सो वी विल टॉक अबाउट इंडियन फेडरेशन। ना इंडिया का कंडीशन जब था वो कुछ ऐसा था इंडिपेंडेंस से पहले कि इंडिया वॉज डिवाइडेड, इंडिया एक कंट्री थी एंड इट वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। और इन स्टेट्स में एक्चुअली में पहले लाइक किंग्स एंड क्वींस एंड प्रिंस होते थे, इसीलिए इन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है, प्रिंसली कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है। ना दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स वर हैविंग अ टफ टाइम, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, है ना। हमारे देश में अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, हर 30 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदल जाती है ना। 30 किलोमीटर चले जाओ बस वहाँ की लैंग्वेज अलग हो गई। तो जब हर 30 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदलती है और ये इतनी बड़ी कंट्री है, तो यहाँ तो लाइक इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगी लैंग्वेज की। साथ ही साथ यहाँ ट्रेडिशंस की, लैंग्वेज की, एंड देन काइंड ऑफ वेयरिंग की, काइंड ऑफ पीपल की, बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। सो इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी ना, इंडियन डाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। तो इस डाइवर्सिटी को कोप अप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको होल्ड करेंगे, सारे स्टेट्स को, जो यहाँ पे स्टेट्स हैं उन सबको होल्ड करेंगे। ओके, सो होल्ड करने के लिए हमारे पास एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है ना। द फेडरेशन इनिशियली वाज ऑफ 2 tier, यानी कि एक सेंट्रल था और फिर एक स्टेट था। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद कुछ टाइम बाद हमने एक 3rd tier को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हम देख रहे थे कि हमारी कंट्री में जो काम है वो इतना ज़्यादा उलझा हुआ है, लोग समझ नहीं पा रहे क्या करें, तो थोड़ा हमें लोगों के और क्लोज आना है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश की क्लोज नहीं आ पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट है तो वो स्टेट के भी ऊपर है, तो वो उतना ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाएगी। तो हमने क्या किया, हमने और एक छोटा सा टुकड़ा कर दिया जिसकी वजह से लोग गवर्नमेंट के ज़्यादा क्लोज आ पाएँ। और हमने क्या कहा, इन्हें शहरों में और विलेजेस में डिवाइड किया। तो सो वी हैड म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे काम थे, पंचायत स्टेट के दूसरे काम थे, एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत के दूसरे काम थे ना। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इस पर गौर करना चाहिए। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी फेडरलिज्म नहीं लिखा हुआ है कि हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की यूनियन है। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि अगर हमने नहीं कहा कि हमारी कंट्री का फेडरलिज्म है, इसका मतलब हम फेडरल नहीं हो सकते हैं ना, अगर हम उसी पैटर्न को फॉलो करें। फेडरलिज्म जो कहता है उन सबको अगर हम फॉलो करें तो हम फेडरल कंट्री कहला सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा डिज़ाइन है, जो पूरा पैटर्न है, वो ये फॉलो करता है कि उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग पावर्स दिए, स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग पावर्स दिए। नाउ हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई डिडंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव द वर्ड फेडरलिज्म इन इट? क्या उस वक्त ये फेडरलिज्म जानते नहीं थे लोग कि क्या होता है, लेकिन उन्होंने एक आइडिया डेवलप कर दिया, या फिर ऐसा था कि वो उसे अवॉइड करना चाह रहे थे, राइट? सो इट इज़ अ क्वेश्चन, यू नीड टू रिसर्च फॉर इट। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग पावर्स डिवाइड कर दिए, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग पावर्स डिवाइड कर दिए, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत तो बाद में आए हैं, उनके भी पावर्स अलग अलग डिवाइड कर दिए। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में फेडरलिज्म है। Okay, now the different powers that the central state government had were written in lists. इन lists को हम नाम देते हैं। The first list was the union list. यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर्स मिली उनको हमने यूनियन लिस्ट में लिखा। और ये पावर्स कौन सी थी? तो ये पावर्स सबसे पहली है डिफेंस ऑफ द कंट्री की, है ना, पूरी कंट्री की डिफेंस उसी के पावर में आएगी। देन वी हैड फॉरेन अफेयर्स, बिकॉज ये इंटरनेशनल है तो ये यूनियन में आएगी। मैं ये समझा इसलिए रही हूँ ताकि ये याद हो जाए कि ये किस में आती है। सो वी हैड फॉरेन अफेयर्स, एंड देन वी हैड बैंकिंग, है ना, बैंक पूरे इंडिया में आती है तो पूरी कंट्री के लिए बैंकिंग। देन वी हैव कम्युनिकेशन,
ओके, देन वी हैव करेंसी। करेंसी अभी कुछ टाइम पहले नोटबंदी हुई थी तो पूरी देश में हुई थी, है ना। करेंसी ऑल्सो कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। Now we have the second list which is of the state, इसे हम कहते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट्स को कौन सी पावर्स दी हुई हैं? तो स्टेट को जो पावर दी हुई हैं वो हैं पुलिस। तो देखो, डिफेंस यानी कि आर्मी हो गया, तो यूनियन को आर्मी की पावर मिली हुई है, तो स्टेट को पुलिस की पावर दे दी है ना। देन वी हैव ट्रेड, ये फॉरेन ट्रेड में आ सकता है, फॉरेन अफेयर्स, लेकिन यहाँ पे ट्रेड आ जाएगा जो कि स्टेट में आएगा। एंड देन वी हैव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हर स्टेट का अलग है। एंड देन वी हैव इरिगेशन जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और फिर हमारा है कॉमर्स, थोड़ा बहुत बैंकिंग से रिलेटेड, बट कॉमर्स इज डिफरेंस। ओके, सो वी हैव कॉमर्स। ये सारी चीज़ें आती हैं स्टेट लिस्ट में ना। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो यूनियन और स्टेट दोनों के इंटरेस्ट में आती है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हमने लिखा द कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट जो कि मर्ज हो रही है दोनों में, ऐसे को हमने क्या कह दिया? कंकरेंट लिस्ट। तो हम क्या कहेंगे कि कंकरेंट लिस्ट में कौन से पावर्स आएंगे? तो कंकरेंट लिस्ट में जो पावर्स आते हैं वो आते हैं एजुकेशन, है ना। एजुकेशन कम्स बोथ अंडर सेंट्रल एंड द स्टेट। देन वी हैव फॉरेस्ट, ओके। देन वी हैव ट्रेड यूनियंस, देन वी हैव मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, यानी कि फैमिली से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स, 3 डॉट्स। ओके, सो फैमिली, अडॉप्शन एंड सक्सेशन ये आते हैं कंकरेंट लिस्ट में। यहाँ पे लिख देते हैं फैमिली यानी कि मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, यानी कौन किसकी जायदाद लेगा उसे हम सक्सेशन कहते हैं। ओके, नाउ वी हैव अनदर फोर्थ लिस्ट विच इज़ कॉल्ड द रेजिडुअरी लिस्ट। रेजिडुअरी यानी कि लेफ्ट आउट, यानी कुछ ऐसे भी थे जो कि लाइक इंडिपेंडेंस से पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो क्या आगे जाके कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो वो चेंजेस कहाँ पे हम पुट करेंगे? तो उन चेंजेस को हम पुट करेंगे इन द रेजिडुअरी लिस्ट। रेजिडुअरी लिस्ट जिसको बाद में बनाया गया इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि हमारे पास पहले था ही नहीं। तो रेजिडुअरी लिस्ट में फॉर एग्जांपल आ गया जैसे कंप्यूटर पहले उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, लेकिन अब आता है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो रेजिडुअरी लिस्ट में आता है। ओके, नाउ हमने देखा कि इंडिया इज़ अ होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ अ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। सो होल्डिंग टुगेदर में सेंटर को स्टेट की बात माननी पड़ेगी। तो अगर सेंटर को स्टेट की बात माननी पड़ेगी तो इंडिया का फेडरेशन, अगर हम पढ़ें इंडिया का फेडरेशन, तो हम देखते हैं कि होल्डिंग टुगेदर है। इसका मतलब इंडिया में स्टेट को डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेंटर को डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट माननी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें स्पेशल पावर्स दी गई हुई हैं। फॉर एग्जांपल लाइक जम्मू एंड कश्मीर को थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। देन वी हैव द यूनियन टेरिटरीज़। क्यों? यूनियन टेरिटरीज़ ऐसी जगह थी जिसको स्टेट नहीं बनाया जा सकता था, बहुत छोटी थी, एकदम शहरों जितनी बड़ी थी, उनको स्टेट बना दिया जाए तो, है ना, दैट इज़ नॉट वेरी एप्लीकेबल। सो हमने उनको स्टेट नहीं बनाया, बट वो किसी भी स्टेट में मर्ज भी नहीं की जा सकती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो ये है पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर, जहाँ पे आता है कहीं पे चंडीगढ़। ओके, ना चंडीगढ़, पंजाब बोलेगा आई वांट चंडीगढ़, हरियाणा बोलेगा आई वांट चंडीगढ़, पंजाब नीचे। ओके, सो पंजाब बोलेगा आई वांट चंडीगढ़, हरियाणा बोलेगा आई वांट चंडीगढ़। सो देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। तो इसीलिए चंडीगढ़ को क्या बोल दिया कि चंडीगढ़, यू आर अ यूनियन टेरिटरी, नाइदर यू आर अ स्टेट, नाइदर यू आर पार्ट ऑफ एनी ऑफ द स्टेट्स, यू आर अ यूनियन टेरिटरी। वो अलग बात है कि चंडीगढ़ कैपिटल है पंजाब और हरियाणा का, दोनों का कैपिटल है, लेकिन वो खुद यूनियन टेरिटरी है।
ना वो स्टेट में आता है, ना वो किसी और चीज़ में। सिमिलरली दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, पर वो बहुत छोटा है, उसे स्टेट बनाया नहीं जा सकता, तो उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, है ना। उसी तरीके से वी हैव मैनी यूनियन टेरिटरीज, आई गेस वी हैव, ये चेंज होते रहता है, इसलिए इट इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। तो हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं आजकल, तो इसलिए वील हैव टू चेक, बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ 28 and 8. Okay, now next thing is that sorry, we have different states जिनकी कुछ और भी पावर्स दी गई हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अगर दूसरे स्टेट के लोग आते हैं तो वो लैंड नहीं खरीद सकते हैं, ना वो बाई कर सकते हैं, ना वो सेल कर सकते हैं, मतलब ऐसे लोगों को सेल नहीं कर सकते जो बाहर के स्टेट से आते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव सिक्किम। ऐसे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं, खूबसूरत इलाके हैं, तो अगर यहाँ से बाहर से लोग के सब कुछ ख़रीद लेंगे तो वहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे तो सब बिक जाएगा ना। तो वो सिक्किम जैसे एरिया है वो पहाड़ी इलाका है, बहुत ज़्यादा वहाँ एजुकेशन ये सब भी नहीं मतलब डेवलप्ड है। तो ऐसे लोगों को हो सकता है कि बाहर के लोग आके उन्हें बेवकूफ़ बनाकर बहुत सारा लैंड ख़रीद लें। तो ऐसे अगर स्टेट्स को हम स्पेशल पावर ना दें कि आपकी लैंड कोई और नहीं खरीदेगा, तो उनकी वो सारी लैंड जो है ना वो किसी और को बिक जाएगी, एंड देन विल हैव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ऑल दैट थिंग्स। फिर वहाँ पर वादियाँ नहीं रह जाएंगी, फिर वहाँ पे फैक्ट्रीज़ रह जाएंगी। तो वो सब चीज़ों से बचाने के लिए, उसको सेफ गार्ड करने के लिए हमने क्या किया, वहाँ के को ये पावर दे दी है कि आपकी लैंड किसी और को नहीं बिकेगी। सारे स्टेट्स में नहीं है ये सिर्फ कुछ स्टेट्स को ऐसी पावर्स दी जाती हैं जो कि मांगते हैं ऐसे पावर्स, या फिर जिनके लिए ऐसे पावर्स इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पावर्स हैं अगर कभी इन्हें चेंज करना पड़ा तो ये इतना इजीली चेंज नहीं हो सकते। अगर ये इतना इजीली चेंज हो जाते तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है। तो ताकि इनकी पावर्स चेंज ना हो, इसीलिए इनके जो भी हमें कोई प्रोविज़न अगर मान लो चेंज करना है तो वो प्रोविज़न पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोगों की बैठकी होती है और लोग एक दूसरे से बात करते हैं और किसी मुद्दे पर डिस्कस करते हैं। सो पार्लियामेंट में जाएगा, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट में भी अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है। तो बोथ हाउसेस, अपर हाउस लोअर हाउस होता है, जिसे हम लोकसभा राज्यसभा कहते हैं। उन दोनों हाउसेस में 1/3 की मेजॉरिटी, 2/3 की मेजॉरिटी एटलीस्ट चाहिए। 2/3 लोगों ने लोकसभा में और 2/3 लोगों ने राज्यसभा में मान लिया, तो जाके फिर क्या होगा कि उसमें फिर देखा जाएगा कि पार्लियामेंट उसे मानती है कि नहीं। फिर वी हैव लेजिस्लेचर ऑल्सो, सो लेजिस्लेचर विल सी इफ़ इट इज़ एग्रीइंग और नॉट, और इन सबको मिला के फिर तब जाके कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। आसानी से चेंजेस नहीं होंगे। जब जैसे ये म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत ऐड किया गया होगा तो ये एक चेंज था, तो ये पार्लियामेंट में गया होगा, 2/3 मेजॉरिटी से आया होगा, तब जाके फिर ये ऐड हुआ है ना। तो अगर मान लो कभी किसी तरीके से चेंज होने की कोशिश हुई एंड इट इज़ नॉट इन आर कंट्रोल, मतलब हमारे वो फेवर में नहीं है, वो हमारे फेवर में नहीं है, तो क्या होगा? 2/3 मेजॉरिटी से वो पास नहीं हो पाएगा, इसलिए वो पास नहीं हो पाएगा। ठीक है। And the last thing is that the courts play an important role in any dispute. ये फेडरलिज्म के भी फीचर्स थे और इंडिया के फेडरलिज्म में भी आता है कि कोर्ट्स जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है एंड जो हाई कोर्ट है, वो डिस्प्यूट में चेकआउट करती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।